स्टूडेंट्स किसी टॉपिक में रिवीजन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है आप लोगों को, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग इनफ टाइम कि हम लोग सिलेबस धीरे धीरे फिनिश कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो गो थ्रू द रिवीजन आल्सो. So from today onward, I will start revision also and will complete the upcoming topics also. And as you all know कि हम लोग जैसे 15 मिनट हम लोगों ने स्टार्ट किया था and we studied about DNA. So it means एक टॉपिक तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं 15 मिनट का भी. तो 15 मिनट के कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. एंड सर एक बार पैरिटी फ्लैग का फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए. पैरिटी फ्लैग का फंक्शन, ठीक है, तो बहुत इजी है इसको, ठीक है, उसको वर्क कर लेते हैं. चलिए पहले पैरिटी फ्लैग को ही ले लेते हैं कि व्हाट इज पैरिटी फ्लैग. एक्चुअली जो ये पैरिटी वर्ड है, आप लोगों ने अगर डिजिटल में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वाला टॉपिक अगर स्टडी किया हो या किसी सॉरी किसी अदर सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इसमें भी, या किसी और सब्जेक्ट में एरर डिटेक्शन या करेक्शन स्टडी किया होगा, तो ये बेसिकली जो पैरिटी वर्ड है ये वहीं से आया हुआ है. So it is used for error detection and sometimes for correction also, but not all the time. तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर हम पैरिटी फ्लैग पर जाएंगे कि पैरिटी फ्लैग क्या करता है. तो पैरिटी के केस में क्या है कि जैसे कि हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कहाँ पर होता है? व्हेन वी आर transmitting some data and receiver is receiving some data. ठीक है, तो means transmitter is having some data and it is transmitting. Then there is a channel through which it travels and received by the receiver. And now जो data receive होता है यहाँ पर, अगर हम कहेंगे कि receive data की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो receive data है it can contain some errors, and if this data is having error, then receiver must know कि the received data has some errors, because only error free data is useful to receiver. If the data is having error, then this data is useless data. So that is why there must be some technique कि
we can identify ki if the data is errorless or it is having some error, and also if we are having some technique to correct that data also if it is having error. So for that purpose, there are some techniques ki we can detect errors or we can also correct errors. तो पैरिटी का जो यूटिलाइजेशन किया जाता है वो मोस्टली एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बिट पैटर्न का, लाइक जैसे कि 4 बिट का डेटा ले लेते हैं 1011 एंड 010। ठीक है, हमने ये एक 8 बिट का डेटा ले लिया एंड now we have to transmit this data to receiver। ठीक है, जो भी टेक्निक्स अप्लाई करनी है टेक्निक्स अप्लाई किया एंड हमने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया रिसीवर के पास में। नाउ अब हम इन टेक्निक्स को कैसे यूज करते हैं, लाइक अगर हम पैरिटी टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर एरर डिटेक्शन तो हम क्या करेंगे कि हम मतलब पहले से ये चीज डिसाइड करके रखेंगे कि वी आर वर्किंग ऑन इवन पैरिटी। ठीक है, बिकॉज पैरिटी 2 टाइप्स की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, and we decide कि we are working with even parity। and what even parity is कि we just count number of ones in this data and make it even। like जैसे अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, this data is having 5 number of ones, इसका मतलब है कि ये odd number of ones है। तो हम क्या करते हैं कि इसी डेटा में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजते हैं 0 1 1 0 1। तो एक एक्स्ट्रा बिट इस प्लेस पे ऐड करेंगे एंड ये बिट अगर यहाँ नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये बिट 0 होगी, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो ये बिट 1 होगी। इन दिस केस इस बिट को 1 कर देंगे। नाउ दिस कंप्लीट डेटा इज हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस and we'll send this data to receiver। now let us consider कि receiver receives 1011010001। ठीक, मान लीजिए रिसीवर के पास में ये डेटा आकर के रिसीव हुआ एंड रिसीवर को तो नहीं पता है कि कौन सा डेटा सेंड किया गया, बट रिसीवर को ये पता है कि वी आर वर्किंग ऑन इवन पैरिटी। तो व्हाट रिसीवर विल डू, रिसीवर विल काउंट नंबर ऑफ वंस इन दिस डेटा एंड इट विल गेट 1 2 3 4 एंड 5। इसको इसने काउंट किया, इट गेट्स कि 5 नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, बट द रिसीवर नोज कि वी आर वर्किंग ऑन इवन पैरिटी एंड जो भी डेटा रिसीव होगा उसमें नंबर ऑफ वंस हमेशा इवन ही आनी चाहिए। अब अगर यहाँ 5 आ गया है तो इट मीन्स कि रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि देयर इज एन एरर इन दिस डेटा, बट इट डजंट नो कि एरर की पोजीशन क्या है। इट कैन नॉट करेक्ट द डेटा बट इट कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि द डेटा इज नॉट एरर फ्री। So it can request transmitter to resend this data। So transmitter can resend the data, might be कि next time data properly receive हो जाए। तो it depends upon कि transmitter and receiver जो भी डिजाइन कर रहा है वो की क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी अच्छी टेक्निक अप्लाई कर सकता है सो दैट कि ही कैन आइदर डिटेक्ट और करेक्ट डेटा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि सिस्टम कैसा डिजाइन किया जा रहा है। अगर सिस्टम बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिजाइन किया जा रहा है तो हम और अच्छी टेक्निक यूज करके डेटा को डिटेक्ट भी करते हैं और उसके बाद उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी भी टेक्निक्स प्रेजेंट है। तो दिस इज द टेक्निक कि हम इस तरह से वर्क करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पर ऐड कर देते हैं जिसे पैरिटी बिट कहते हैं एंड रिसीवर इस तरह से काउंटिंग कर देता है। बट देयर इज अ डिसएडवांटेज आल्सो ऑफ दिस पैरिटी, दैट अगर इन केस इन दिस ट्रांसमिशन यू सी कि दिस बिट इज चेंज, मैंने इस बिट को चेंज कर दिया है। अब अगर यहीं पर इन केस हम एक बिट को और चेंज कर दे, से कि हमने इस बिट को और चेंज कर दिया, इन दोनों बिट्स को चेंज करते हैं, जो 0 थी उसको 1 कर दिया और जो 1 थी उसको 0 कर दिया। नाउ what happens in this case, receiver counts 1 2 3 4 5 and 6। now it is getting number of ones as 6 and it is even।
बट आप देख रहे हैं कि डेटा जो है डेटा इनकरेक्ट रिसीव हुआ है, बट रिसीवर ने काउंटिंग किया कि इवन पैरिटी होनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस मिले, एंड इट विल एक्सेप्ट दिस डेटा एज अ करेक्ट. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इवन पैरिटी. इट कैन ओनली डिटेक्ट द ऑड नंबर ऑफ एरर्स ओनली. अगर दो बिट्स कहीं से एरर आ गई दो बिट्स में, तो इट कैन नॉट डिटेक्ट, बिकॉज दो बिट में अगर एरर आ गई है तो इट मीन्स कि वो जो है अगर इवन है तो इवन ही हो जाएगा, ऑड है तो ऑड ही हो जाएगा. इसलिए ऑड नंबर ऑफ एरर्स को ये डिटेक्ट कर सकता है. तो ये पैरिटी होता है. अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं पैरिटी फ्लैग की. ना माइक्रो प्रोसेसर में भी हम पैरिटी यूज करते हैं, पैरिटी फ्लैग को सेट करते हैं. एंड पैरिटी फ्लैग को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लीजिए कि हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एडीआई कर देते हैं 05H को, और इससे पहले हम कर देते हैं MVI A, 23H. ठीक है, इसके बाद हम कर देते हैं होल्ड. नाउ अब हम चेक करेंगे कि इस पैरिटी फ्लैग के स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो MVI A, 23 किया, तो इट मीन्स कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा जाएगा वो 23H डेटा पहुंचेगा. एंड 23H का मतलब हो गया कि दिस डेटा इज 0010. इट इज फॉर 2 एंड 3 के लिए हो जाएगा 0010, सॉरी 11. ठीक है. देन हमें क्या करना है, ADI 05H एक्यूमुलेटर में इस इमीडिएट डेटा को ऐड कर देना है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 है तो 0 के लिए हम 4 टाइम्स 0 यूज करेंगे, एंड 5 के लिए हम लिखेंगे 0101. Now we will add these two data. So what will happen, 1 plus 1 0 होगा, कैरी 1 होगा, अगेन 1 plus 1 0 होगा, एंड कैरी 1 होगा, अगेन 1 plus 1 0 होगा, कैरी 1 होगा, एंड इट विल कम 1, and this is 0 1 0 0. It means कि this is representing 2 and this is representing 8. So 28H is now stored in accumulator. ठीक है. अब क्या होगा, अब जो रिजल्ट आया है रिजल्ट के बेसिस पर ही फ्लैग सेट या रीसेट होंगे. तो फ्लैग्स में जैसे जीरो फ्लैग की बात करेंगे, तो जीरो फ्लैग क्या होगा, इट इज 0. ये 1 कब होता है, जब रिजल्ट पूरा हमारा कंप्लीट 0 होता है. देन साइन फ्लैग भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन D7 बिट, दिस बिट. उसके बाद कैरी फ्लैग की बात करेंगे, CY flag is also 0 because no carry is generated at this bit. Then auxiliary carry flag की बात करते हैं, it is also 0 because auxiliary carry flag क्या होता है, अगर इस बिट से इस बिट पर कैरी जनरेट हो रहा है then it is. Then जो जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं पैरिटी फ्लैग की, तो पैरिटी फ्लैग क्या करता है, इट काउंट्स कि इफ द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट इज इवन. अगर इवन है तो ये सेट हो जाएगा, अगर ऑड है तो ये रिसेट हो जाएगा. So we will count number of ones in this data. The number of ones are 2. 2 means कि it is even, means yes. तो पैरिटी फ्लैग यहाँ पर सेट हो जाएगा. तो इस तरह से ये पैरिटी फ्लैग वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर. खुशी कुछ और पैरिटी फ्लैग में जानना चाहेंगे? यस सर, क्लियर हो गया. और किसी को किसी टॉपिक पे कुछ पूछना हो तो बताइएगा.
ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा काउंटर्स एंड टाइम डिलेज को फिर से स्टडी कर लेते हैं। और बीच बीच में हम यही करेंगे कि एक एक चैप्टर को टेक कर लेंगे और एक एक चैप्टर से चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक भी एक एक करके स्टडी कर लेंगे। तो हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा एंड सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन के लिए अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक हो तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले बता दीजिएगा सो दैट कि हम तो अगर कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको जो है शेयर कर सकें। तो काउंटर एंड टाइम डिलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब हमारे रियल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और रियल लाइफ के काफी एग्जांपल्स हैं जो इससे रिलेट करते हैं। बिकॉज ऑफ कहीं पर भी किसी भी तरह के सिस्टम में जब भी हमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम काउंटर्स एंड टाइम डिलेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। आप अपने घर में जो भी ऑटोमेटिक अप्लायंसेस लगे हैं अगर उनको चेक करेंगे तो आप इनका एप्लीकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे कि घर पे वॉशिंग मशीन है या एसी है, ये सब ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं और इनमें हम लोग काउंटर्स का भी यूज करते हैं, टाइम डिलेज का भी यूज करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में आई थिंक कुछ वॉशिंग मशीन है जो कि काउंटर्स यूज करती हैं, अदरवाइज बहुत जगह जो है काउंटर्स का यूज नहीं होता है क्योंकि हम डिस्प्ले में चेक करते हैं कि इट इज काउंटिंग और नॉट। बट टाइम डिलेज का यूज है कि आपने क्या किया कि आपने नॉब सेट कर दिया कि 10 मिनट्स के लिए जो है क्लॉथ्स वॉश होंगे या 20 मिनट्स के लिए होंगे, वट एवर जो भी टाइम गिवन है, जो भी प्रोविजन है मशीन्स में, एंड टाइम डिले सेट कर दिया एक मैक्सिमम पॉइंट पे। एंड नाउ अब वहां पर जो भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है, माइक्रो कंट्रोलर लगा है, इट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट मैक्सिमम पॉइंट एंड उसके बाद डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा। डिक्रीमेंट होते होते जैसे ही वो जीरो हो जाएगा वो अपना फंक्शन स्टॉप कर देगा। तो वहाँ टाइम डिले लगा हुआ है। ऐसे ही जैसे एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एसी में भी क्या होता है कि हम लोग टाइम डिले लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं कि हाँ अब से आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद ऑफ हो जाए एसी। तो वो क्या करता है, वो जीरो से काउंटर स्टार्ट हुआ और जीरो से लेकर के उसने एक मैक्सिमम पॉइंट सेलेक्ट कर दिया कि हाँ आफ्टर 4 आवर्स ये ऑफ हो जाएगा। एंड नाउ काउंटिंग चल रही है, आप आराम से सो गए हैं, एसी 4 घंटे बाद अपने आप ऑफ हो गया, बंद हो गया, आपको पता भी नहीं चला, ऑटोमेशन चल रहा। माइक्रोवेव्स का एग्जांपल इसी तरह है, उसमें भी हम लोग मिनट सेट कर देते हैं कि कितने मिनट के लिए हमें उसको रन करना है। टीवीज में भी आजकल जो है टाइमर का ही आ गया है स्लॉट की, मतलब कि लाइक जैसे कि आजकल कुछ टीवीज ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक हैं कि आप आधे घंटे तक या 1 घंटे तक कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे हैं तो टीवी पर मैसेज लिख करके आ जाएगा कि हाँ नो की हैज बीन प्रेस्ड टिल 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और 1 आवर। इट मीन्स कि लाइक जैसे कि क्या होता है, कभी कभी रात में हम लोग टीवी देखते देखते सो गए और टीवी चल रहा है, वो चलता रहा रात में। तो कुछ प्रोविजन इस तरह के भी आ गए हैं कि आप उसके साथ में कुछ जैसे कि स्मार्ट टीवीज हैं तो उसमें प्रोविजन है कि आपने 1 घंटे का टाइमर लगा रखा है और टीवी 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा अगर कोई भी स्विच, कोई भी रिमोट की प्रेस नहीं हुई। तो ये सब मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ट्रैफिक लाइट सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग यूज करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो घर के बाहर निकल रहा है और ट्रैफिक लाइट्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। एटलीस्ट इन लखनऊ तो नहीं ही है ऐसा। रेड लाइट्स हर जगह लगी हुई हैं, हर जगह काउंटर्स, डिस्प्ले पे काउंटर चलता है कि 90 सेकेंड्स के लिए ट्रैफिक रोका गया है, 90, 89, 88 अप टू जीरो काउंट करेगा, जैसे ही जीरो हुआ ग्रीन लाइट्स हो गई एंड आप क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। आप लोग भी अपने आसपास जो है इन एग्जांपल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में हमारे पास में और किस तरह से वो रन कर रहे हैं। आप काउंटिंग कर रहे हैं कि डाउन काउंटिंग कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये अप काउंटर चल रहा है या डाउन काउंटर चल रहा है। लेकिन नाउ अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हाँ जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसमें हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते हैं और वो डाउन काउंटर की तरफ वर्क करता है। एसी हमेशा अप काउंटर की तरफ वर्क करता है। तो इस तरह से हम जो है रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
on the basis of counters and time delays. तो जो हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर रहे हैं और एक 0 तक काउंट कर रहे हैं, तो हम ऑलवेज जो अगर माइक्रोप्रोसेसर की बात करें 85 की, तो ऑलवेज हम एक ही फेनोमेना यूज करते हैं कि एक रजिस्टर यूज किया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दी जहां से हमें काउंट स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट हमने डिक्रीमेंट करना शुरू किया काउंट को और कंडीशन चेक कर ली until it is 0, ये लूप रन करता है और लूप चला दिया, लूप रन कर रहा है, काउंटर चल रहा है और जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई वो लूप से बाहर आ गया एंड आपका काउंटर क्लोज हो गया। इस तरह से हम लोग टाइम डिले जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली हम डिस्प्ले यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं कि हम कहीं पर भी इन सेंटर हम डिस्प्ले यूनिट्स वहां पर अटैच कर दें एंड डिस्प्ले यूनिट्स में हम काउंटर्स को डिस्प्ले भी कर दें सो दैट कि जो भी जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है तो उसे पता रहे कि हाँ हमें कितने सेकंड्स के लिए वेट करना है। अदरवाइज ये रहता है कि हाँ भाई जो भी खड़ा है ट्रैफिक में कि पता नहीं कि कब खुलेगा तब खुलेगा, टाइमर चल रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो इट इज क्लियर टू यू कि हाँ भाई 30 सेकंड बाद ही ओपन होना है, आराम से आप चाहें तो इंजन बंद करके खड़े हो जाइए। 90 सेकंड्स का है, आपको बंद करना है, बंद कर दीजिए। 10 सेकंड्स में ओपन हो रहा है होना है तो इट मीन्स कि आपको इंजन बंद करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट रखिए इंजन, क्योंकि 10 सेकंड्स के बाद ही ओपन हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट करना होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो अब जैसे हम टाइम डिले यूजिंग वन रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये यूटिलाइजेशन अपने पास एग्जांपल्स में हर जगह किया है कि हम ऑलवेज एक इनिशियलाइजेशन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू पर काउंट करते हैं और अदरवाइज हमें क्या है कि हमें जो भी वैल्यू गिवन है हमने एन वैल्यू असाइन कर दी एंड काउंट कर रहे हैं टिल 0। यही दो तरह के काउंटर्स चलते हैं एंड अगर हमें नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो हम आउटपुट पोर्ट की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और डिस्प्ले यूनिट पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं। देन अपडेट करने के लिए अगर ये काउंटर है तो हम INR का यूज करेंगे, अगर ये काउंटर है तो हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। तो जनरल वर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं कि वी आर अपडेटिंग द वैल्यू विच इज इनिशियलाइज्ड। तो हम जिस भी रजिस्टर में इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम ऑलवेज कंडीशन चेक करेंगे इज दिस फाइनल काउंट एंड फाइनल काउंट के लिए हम कंडीशन चेक कर लेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करा लेंगे कि इट हैज रीच्ड द फाइनल वैल्यू ऑन। इफ नॉट हमने लूप लगा दिया, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है डिस्प्ले करते रहिए, अपडेट करते रहिए और लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई नेक्स्ट टास्क पर आप चले जाइए, इस टास्क को छोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी उन लाइंस को एग्जीक्यूट करेंगे। So this is the basic concept of creating a time delay. And the basic example of this is this. This is the most basic example. हमने एक FFH hexadecimal value रजिस्टर C में स्टोर कर दिया, मूव कर दिया by using MVI instruction because we are moving an immediate data. Then फिर हमने क्या किया, अब हम इसमें डिक्रीमेंट करेंगे और 1 by 1 डिक्रीमेंट करते जाएंगे and it will check for कि if the result is 0 then ये बाहर आ जाएगा और जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसमें डिक्रीमेंट करते रहो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जंप कर दिया इसको इस पॉइंट पर and it starts decrementing and decrementing till it is 0। अब उसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हम ये भी तो पता करें कि इसने डिले कितने सेकंड्स का लगा है, बिकॉज हम टाइम से एसोसिएटेड हैं कि टाइम का हमें डिले लगाना है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो भी होंगे वो टाइम से रिलेटेड होंगे और यहाँ पर जो टाइम होगा कि कितना टाइम लग रहा है इट डिपेंड्स अपॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है प्रोसेसर की।
उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम डिले लगेगा, बट हमको या ये कहिए कि जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को ये नहीं पता है कि वहाँ क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है या क्या क्लॉक पीरियड चल रहा है। यूजर को तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई कितने सेकंड हमको वहां पे रुकना है, कितने मिनट हमें वहां पे रुकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मैन्युअली ये कैलकुलेशन करनी होगी सो दैट कि हम प्रॉपर काउंटर डिजाइन कर सकें। तो उसके लिए हमें टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने टी स्टेट्स लेगी। एंड टी स्टेट्स के केस में आप ये टी स्टेट्स खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, बट एट द लेवल ऑफ योर स्टैंडर्ड कि हम लोग कितना स्टडी कर रहे हैं, ये टी स्टेट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन, बट आप याद रख सकते हैं बिकॉज वी नो कि 4 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम ऑपकोड फेच कर रहे हैं तो ऑपकोड फेच तो हर एक इंस्ट्रक्शन में होगा, बिकॉज हर एक लाइन में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को हमें फेच करना होता है। तो इट रिक्वायर्स 4। और जहां पर भी हम मेमोरी रीड या राइट का यूटिलाइजेशन करते हैं तो इट विल टेक 3 टी स्टेट्स। तो इस तरह से ये 7 टी स्टेट्स हो गई। यहाँ पे हम कोई भी रीड राइट का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑपकोड फेच है, तो इट इज रिक्वायरिंग 4। और जितनी भी हमारी कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो 10/7 ही टी स्टेट्स लेती है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये 7 लेगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स इट मीन्स इसे जंप करना है, ये आपका जंप करेगा। कंडीशन ट्रू है उस केस में 10 टी स्टेट्स लेगा, कंडीशन फॉल्स है उस केस में 7 टी स्टेट्स लेगा। तो इस तरह से ये जो है जितनी भी कंडीशनल जंप हो गई, फॉल हो गई, इनकी कंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस को हम इसी तरह से कितनी टी स्टेट्स देते हैं। तो इसलिए मतलब आपको बहुत ज्यादा याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी टी स्टेट्स है। नाउ जब हमें पता है कि कितनी टी स्टेट्स है, अब लूप का काउंट भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बट ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि हमने काउंटर क्या इनिशियलाइज किया है। और जितनी बार ये लूप यहाँ पर रन करेगा, यहाँ पर टोटल साइकिल्स कितनी लग रही है 14, हम उसको उतने टाइम्स n टाइम्स लूप रन कर रहा है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल गिव द टोटल टी स्टेट्स कि कितने टाइम तक ये लूप रन करेगा। तब जाकर के हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने टाइम के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर गिवन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज 2 मेगाहर्ट्ज देन द क्लॉक पीरियड यानी कि जो सिंगल टी का टाइम होगा इट विल बी 1/f। आप 1/2 करेंगे, मेगाहर्ट्ज है तो इट मीन्स कि ये 10⁻⁻6 में वैल्यू आएगी, 0.5 माइक्रो सेकेंड वैल्यू आएगी। अब उसके बाद में हम MDI के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज टेकिंग 7 टी स्टेट्स तो हम 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो MDI इंस्ट्रक्शन के यूज होने में सिर्फ और सिर्फ 3.5 माइक्रो सेकेंड का टाइम लग रहा है, विच इज वेरी लेस। देन हम लूप का टाइम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज लूप के लिए हमें लूप का काउंट पता होना चाहिए, तो लूप का काउंट के लिए हम कैसे देखें चेक करेंगे। FFH is a 16-bit hexadecimal number and we will convert it into the decimal. It comes 255 और जब तक 0 नहीं होगा तब तक काउंटिंग होती रहेगी। तो 0 का मतलब क्या हो गया कि ये 250 टाइम्स लूप 255 टाइम्स लूप चलेगा। तो हम टाइम t यानी 0.5 के बाद कितनी लूप की टी स्टेट्स हैं 14 और उसके बाद में कितने टाइम्स लूप चला है 255, वो यहाँ पर नोट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट 0.5 इंटू 10⁻6 ये टाइम हो गया। एक लूप में 14 टी स्टेट्स है और जो लूप है वो 255 टाइम्स चल रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट कि 1785 माइक्रो सेकेंड टाइम विल बी टेकन बाय द लूप टू एग्जीक्यूट। तो नियरली इक्वल्स टू 1.8 मिलीसेकंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाते हैं तो वी हैव टू add the time of outside loop and
इनर लूप। तो बिफोर दैट हम क्या करेंगे कि लूप का टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो लूप का हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 3 टी स्टेट्स नहीं माइनस करी हैं, बिकॉज जो जे एन जेड है वो लास्ट जब काउंट होगा उस केस में सिर्फ 7 टी स्टेट्स लेगा। तो इसलिए हम 3 टी स्टेट्स का टाइम यहाँ पर माइनस करेंगे। इट विल कम 1783.5 माइक्रोसेकेंड। एंड देन ओवरऑल डिले कितना आ जाएगा, टोटल डिले, इट विल बी द सम ऑफ द डिले ऑफ लूप एंड आउटसाइड द लूप टाइम। आउटसाइड वाला हो गया एमवीआई का टाइम और लूप का टाइम हो गया 1783, दोनों को ऐड करेंगे 1787, जो कि आप देख रहे हैं नियरली इक्वल्स टू 1.8 ही आएगा, 1.8 मिली सेकेंड। एंड हमें इस टाइम को अगर वेरी करना है तो हम वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू जो हम लोग सी में मूव कर रहे हैं, मीन्स एफ एफ एच की जो वैल्यू है। तो अब यहाँ पर यह है कि अगर हम इस टाइम से कम अगर टाइम डिले करना चाह रहे हैं तो हम एफ एफ एच से कम वैल्यू असाइन कर देंगे, लेकिन अगर हमें बियॉन्ड दिस वैल्यू यानी 1.8 से भी ज्यादा का टाइम इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें रजिस्टर पेयर का यूटिलाइजेशन करना होगा, क्योंकि हम इस वैल्यू को इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम बियॉन्ड दिस टाइम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सी में एफ एफ एच को मूव कर दिया है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 16-बिट डेटा। तो अब अगर इसके बियॉन्ड हमें टाइम में जाना है तो हमें रजिस्टर पेयर यूज करना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था। और हम यहाँ पर भी उसको अभी दोबारा रिवीजन में भी जितना टाइम मिलता जाएगा उतना हम लोग इसको भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अदिति? Present, sir. अनुष्का? शौर्य? Yes, sir. Number Sure, one, present. okay, लग गया। 2? Sir, roll number 1 present, sir. Okay. Sir, roll number 2 present. Roll number 3? Present, sir. 4? Present, sir. 5? 6? Present, sir. 7? Present, sir. 8? 9? 10? 11? 12? 13? Present, sir. 14? 12 sir. ठीक। Roll number 14? सर 15? 14 की लगा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। 15? Present, sir. 16? Present, sir. 17? 18? Present, sir. 19? Roll number 18, अंशिका? Sir. Yes, sir. अंशिका, आप गूगल क्लासरूम में अपना नेम रिनेम कर लीजिए। आपके नेम के आगे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो असाइन करने में प्रॉब्लम होती है। आप हो सकता है आपके मार्क्स कभी छूट जाएं या आप एब्सेंट भी हो जाएं जो ईआरपी में मार्क्स चल रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करें तो आपका रोल नंबर मिसिंग दिखाता है जब भी हम लिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। Okay. 19 है, रोल नंबर 19? 20? Present, sir. 21? Present, sir. 22? Present, sir. 23? प्रेजेंट सर। 24? 25? Present, sir. 26? 27?
Present, sir. 26. ठीक 27 भी है ना? Yes, sir. ठीक 28 Present, sir. 29 30 31 Present, sir. 32 33 34 Present, sir. 34 present. 35 Present, sir. 36 37 Yes, sir. 38 39 Present, sir. 40 Present, sir. 41 42 Present, sir. 43 Present, sir. 44 Present, sir. 45 Present, sir. 46 Present, sir. 47 Present, sir. 48 Present, sir. 49 Present, sir. 50 Present, sir. 51 Present, sir. 52 53 Present. 54 Present, sir. 55 56 Present, sir. 57 Present, sir. इसकी मिस हुई सर है 32 के लगा दीजिएगा। हाँ Sir, 38. Sir, roll number 17. एक मिनट रुकिए। एक एक करके बोलिए रोल नंबर Sir, roll number 5. 5 Sir, 38. 17 38 सर 32 32 Sir, 44. 44 लगी है भाई 24 लगा दीजिएगा. 45. 45 भी लगी है 24 भी लगी है Sir, Sir, 41. 38. 41 48 भी सर लगी है 11 के लगा दीजिए, उसका नेटवर्क इशू है थोड़ा. ठीक अंशिका है क्लास में रोल नंबर 24 Yes, sir. ठीक है रोल नंबर 9 और 10 नहीं है रोल नंबर 19 रोल नंबर 29 आशीष रोल नंबर 33 रोल नंबर 36 रोल नंबर 52 55 ठीक थैंक यू सो मच आप प्लीज करें